एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग सकुशल अच्छे होंगे। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वालों के लिए साइंस के ये टॉप 200 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लाया हूं, जो अधिकांशतः है रेलवे के सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपका भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरी देख कर जाए। हम जल्दी जल्दी रिविजन करेंगे, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और एक ज़रूरी बात, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक के साथ टाइम भी पिन कर दूंगा, जिससे अगर आपको कोई विशेष टॉपिक के प्रश्न देखना है तो आप उस ड्यूरेशन पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो में पहुंच जाए। और एक विशेष आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए पढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। अब ये एक वैज्ञानिक थे ओपेरिन, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इनका सिद्धांत जो है वो रासायनिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए आप भी और साथ ही साथ बताते रहिए आंसर क्या होगा। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। अब कोशिका के अंदर कोई कोशिका है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो कोशिका के अंदर जितने भी घटक होते हैं, जैसे कि गोल्जिकाएं, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है वो कोशिका के अंग होते हैं, इसलिए उसको कोशिका अंगक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। अब कोशिकाओं के अंदर द्रव्य जैसा पदार्थ होता है तो उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब जीव द्रव्य में कंफ्यूजन नहीं होना है, जीव द्रव्य नहीं होगा इसका आंसर, हमेशा इसका आंसर कोशिका द्रव्य होगा। जीव द्रव्य अलग चीज होती है। कोशिकाओं की लंबाई, चौड़ाई, आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट क्या होता है। ये कोशिकाओं से संबंधित क्वेश्चन है जो कि लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर, और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर। जो कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को मापने की इकाई होती है वो माइक्रोमीटर में मापते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, यानी कि कोशिका के अंदर जो जितनी भी शर्करा होती है वो एक सरल शर्करा के रूप में होती है, उसको जटिल शर्करा में बदलने का कार्य किसका होता है, वो होता है गोल्जी उपकरण का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा होता है दोस्तों। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो एकमात्र कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, राइबोसोम, हाँ जी राइबोसोम होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगा और लवक भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है उस कोशिका अंगक का नाम बताना है आपको। तो कोशिका भित्ति राइबोसोम में नहीं होती, बाकी हरित लवक में भी होती है, गोल्जी उपकरण में भी होती है और केंद्रक में तो होती ही होती है। राइबोसोम एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। एकल झिल्ली का आवरण होता है ऐसा कोशिका अंगक का नाम बताना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। लाइसोसोम होगा क्या, लाइसोसोम के चारों तरफ एकल झिल्ली का आवरण होता है क्या, नहीं होता है। लवक, लवक के अंदर भी नहीं होता। रसधानी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसधानी के अंदर या रसधानी के चारों तरफ एक एकल झिल्ली का आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ऐसे ऑप्शन का नाम बताना है, यानी कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन चाहिए होगा, लिपिड चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, रुक्ष अंतर्देवीय जालिका, क्या इसका आंसर हो सकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है। रुक्ष अंतर्देवीय जालिका जो है, रफ एंडोक्राइन जो जालिका होती है वो प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन करती है कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका में लिपिड अणुओं की निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कोशिका में जितने भी लिपिड अणु होते हैं उसको किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो इसका रुक्ष अंतर्देवीय जालिका आंसर गलत हो जाएगा। लवक नहीं होगा, बिल्कुल गलत, और गोल्जी उपकरण भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा चिकनी अंतर्देवीय जालिका। देखो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है।
कोशिका झिल्ली के लिए प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन रुक्ष अंतर्देवीय जालिका करेगी, और कोशिका के अंदर लिपिड अणुओं का संश्लेषित किससे किया जाता है, वो चिकनी अंतर्देवीय जालिका करती है। डाउट क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? आपको पता होगा कि कोई भी अंग है उसके अंदर जितने भी कोशिका होते हैं तो कोशिका टूटती फूटती हुई रहती है और नई कोशिका का निर्माण भी होता है। तो नई कोशिका का निर्माण पहले जो भी स्थित कोशिका है उससे नई कोशिका बनती है। ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई? तो ये बात विर्चो ने बताई थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसका आंसर राइबोसोम, मैंने पहले ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 13, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव है, मनुष्य है, उसके अंदर ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से पायरुवेट अम्ल जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो वो किस कोशिकांग के अंदर बदल जाता है? वो होगा कोशिका द्रव्य। यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर अवायवीय पाया जाता है। ठीक है, अवायवीय शोषण पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। दूसरी चीज ये है कि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, वो तो कौन सा रोग हो जाता है? तो गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। संकुचनशील प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? अस्थियों में, रुधिर में, पेशियों में या उपास्थि में? बताना है आपको। तो इसका आंसर पेशियों में हो जाएगा। संकुचनशील प्रोटीन पेशियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो अंतःप्रदेवीय जालिका होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका का मास्टर किसको बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है नाभिक को, क्योंकि कोशिका के अंदर यह सबसे बीच में होता है नाभिक और कोशिका का मास्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है? तो देखिए, प्रोटीन से भी बनती है और लिपिड से भी बनती है, दोनों से बनती है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन से और लिपिड से, दोनों से ही प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले आपके रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर सी, ये तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा क्यों है कि इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। माइटोकॉन्ड्रिया को जब माइटोकॉन्ड्रिया खोजा गया था तो 2 वैज्ञानिकों ने खोजा गया था। इन्होंने बोला कि मैं नाम रखूंगा और इन्होंने कहा कि मैं नाम रखूंगा। इन दोनों की ही नहीं चली और एक आए वैज्ञानिक जिनका नाम था सी बेंडा। तो सी बेंडा ने इनका नाम रखा और नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 20, समसूत्री विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन ईस्ट में, अमीबा में, प्रोटोजोआ में या कायिक कोशिका में? तो डायरेक्ट याद रखना है आपको, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अब मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है और अगर ऊर्जा नहीं मिले अपन को तो कौन सा कार्य, किसके कारण नहीं मिलेगी अपन को ऊर्जा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण। तो इसका फिक्स क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है,
ऑप्शन नंबर सी कि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, या प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है। अच्छा क्वेश्चन है और ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है आपसे। बताइए। देखिए, प्रत्येक प्रोटीन जो है वो एक जीन से बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं। सही है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ये आंसर सही हो जाएगा आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पादप कोशिकाओं में मौजूद रिक्त स्थान की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। बताना है आपको ऐसी कौन सी चीज है जो पादप कोशिकाओं में मौजूद इन ऑप्शन में से उसकी मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो सीधा सा आंसर है इसका जल। पादप कोशिकाओं के अंदर जल भी होता है और जल की मात्रा को संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। स्लाइडेन और श्वसन, श्वसन नहीं है, स्वान है, ठीक है, यहाँ पे ए की मात्रा है, स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। इनके द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है। शैवालों पर, जंतुओं पर, कवकों पर या विषाणुओं पर। तो वायरस जितने भी हैं, विषाणु, उन पे स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण या वियर्ड कोशिकांग क्यों माना जाता है। देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें आप खुद नोटिस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी बार आ गया है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कितने क्वेश्चन आ गए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको पूरा करके जाना। तो विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिकीय सामग्री का भंडार है, या यह सूक्ष्म जीवों को पचा सकता है, या यह कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस है, या ऑप्शन डी राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं। बताना है आपको। देखिए, कोशिका का ऊर्जा घर तो है ही, पावर हाउस तो है ही, लेकिन इसने पूछा है विलक्षण वियर्ड कोशिका क्यों माना जाता है, तो इसका आपको सटीक आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। आसान क्वेश्चन है। लवक जो है वो सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं, बाकी जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं वो आपको जंतु कोशिका के अंदर भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। SER क्या है? वही अंतर्देवीय जालिका। तो कशेरुकियों के यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण, औषधियों और विषों का निराविषीकरण, लिपिड का संश्लेषण या जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। 27वें का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा कि औषधियों और विषों का निराविषीकरण करा जाता है यकृत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है। कोशिश करिए, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन होता है और विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं। तो कार्बन के 3 अणु बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। एएलपी क्वेश्चन में पूछा गया है, और पहले एएलपी टेक्नीशियन दोनों एक साथ होते थे, तो टेक्नीशियन में आने के चांसेस है पूरे। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। नहीं, जीन कहा जाएगा। आंसर गलत है आपका, जीन। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिकांग के
केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो डीएनए और राइबोसोम एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते ही हैं, यहाँ बताया मैंने आपको। एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलिए। जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो हो गई, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, हाँ जी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब लवक के अंदर नहीं होते हैं और ना ही लाइसोसोम के अंदर होते हैं। गोल्जी काय के अंदर डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। इसका आंसर लवक और माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माफ करना, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं। 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है? तो जानवरों में नहीं होता और पौधों में होता है, वो होता है स्टार्च। स्टार्च अपने जानवरों में नहीं होता, जंतुओं में नहीं होता, पौधों में होता है। 32वां, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से हैं? फ्लोएम में जाइलम और फ्लोएम। अब उत्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, टिश्यू। आपके टिश्यू जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन अब आएंगे। फ्लोएम में पाए जाने निर्जीव पदार्थ कौन से हैं? तो वो होता है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु एक ऐसा है जो निर्जीव पदार्थ है फ्लोएम के अंदर। कौन सी कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? वाहिनिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं या वाहिकाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहिनिकाएं, वेसल्स। वेसल्स के अंदर कोशिकाओं के अंदर छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कि उसके अंदर छेद नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है और वो कौन सा ऊतक है जो तने की परिधि को बढ़ाता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक या पार्श्व विभाज्योतक या अंतर्विष्ट विभाज्योतक या उर्ध्व विभाज्योतक? अब 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभाज्योतक। तो ये विभाज्योतक का एक प्रकार है। अगर पार्श्व विभाज्योतक नहीं होगा ऑप्शन में तो आपको विभाज्योतक ही करके आना है। क्वेश्चन नंबर 35, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है, इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाले कौन से ऊतक होते हैं? जो लंबा वृक्ष होता है, जैसे कि नारियल का पेड़ है, और नारियल के पेड़ में देखना आप कभी अनेक शाखाएं होती है, इन सभी शाखाओं में जल जो है वो किस तरह से ऊपर बढ़ता है, किस ऊतक के कारण बढ़ता है? वो बढ़ता है स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक ऊतक एक ऐसा प्रकार है जो कि लंबे वृक्षों में पानी यानी जल संवहन के लिए सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ बता दिया आपको, फ्लोएम तंतु हो जाएगा इसका आंसर। पादपों में विभाजितक ऊतक कौन से होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। स्थानीयकृत एवं स्थायी होते हैं, कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते हैं, या स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं, या परिमाण में बढ़ते रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी ऊतक है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेन कायमा एक ऐसा ऊतक होता है जो कि पौधे को कठोर बनाता है और मजबूत बनाता है। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? एक ऐसा ऊतक होता है जिसके अंदर कोशिकाएं मृत पाई जाती है, उस ऊतक का नाम बताना है आपको। क्या पेरेन्काइमा हो जाएगा या कोलेनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर एरेन्काइमा? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि स्क्लेरेन्काइमा में, क्या मैंने कहा, स्क्लेरेन्काइमा में स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, रक्त और हड्डियां ये किसके उदाहरण हैं?
रक्त और हड्डियां, ये संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। रक्त और हड्डियां भी संयोजी ऊतक का एक प्रकार होती है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक बनता है? क्या तंत्रिका ऊतक बनता है, या वसा ऊतक बनता है, या मांसल ऊतक बनता है, या एपिथेलियल ऊतक बनता है? तो त्वचा हमारी 3 प्रकार से डिवाइड होती है। सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक होता है? वो होता है वसीय ऊतक, वसा होती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 42, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो अभी बात करी थी हमने, रक्त, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 43, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किस में पाई जाती है? बताना है आपको। तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो है वो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। अब संयोजी ऊतक कौन से होते हैं? रक्त, जैसे रक्त के अंदर हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, रिक्त स्थान ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है। ध्यान से पढ़ना, पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, और ऐसे ऊतक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए मृदुतक या पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा, विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक या जाइलम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। एक ऐसा ऊतक होता है दोस्तों जो कि पादपों में पाया जाता है, यानी कि एक तरीके से पादप ऊतक है, और कोशिका विभाजन द्वारा यानी कि सेल डिवीजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? मृत कोशिकाओं से बना होता है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कौन से कोशिका विभाजन में सक्षम है? उस ऊतक का नाम बताना है। तो विभाज्य ऊतक, नाम से पता लग रहा है, विभाज्य प्लस ऊतक, यानी कि ऐसा ऊतक जो विभाज्य करता है और कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक जटिल स्थायी ऊतक है, और जटिल स्थायी ऊतक का नाम बताना है आपको। जाइलम जो है वो एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। रिक्त स्थान की कोशिकाएं मृत पाई जाती है, और ऐसे कोशिकाओं की बात बताना है आपको, ऐसे ऊतक की नाम बताना है जो जिसकी कोशिकाएं मृत पाई जाती है, वो होता है दृढ़ ऊतक। जितना दृढ़ होगा वो कोशिकाएं मृत पाई जाती है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 49, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक रिक्त स्थान के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। स्थायी ऊतक किसके अंदर वर्गीकृत किए जाते हैं, किस टाइप के होते हैं वो? तो वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक, या विभाज्योतक बोलते हैं उसको हिंदी में। दोनों तरफ से याद रखना है आपको। मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है वो स्थायी ऊतक के ही अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इसमें घने कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। यानी ऐसा कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है? अगर आप उसको कुछ कार्य देंगे तो जल्द से जल्द उसका रिएक्शन मिलेगा, और उसके अंदर घने कोशिका द्रव्य होते हैं, पतली कोशिका रस भित्तियां होती है, मुख्य नाभिक होती है, और कम रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ऐसे ऊतक का नाम है विभाज्योतक, अगेन मेरिस्टेमेटिक। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और 50 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। आप इस सीरीज को, इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। आपको अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा और आप अच्छा करेंगे एग्जाम हॉल के अंदर भी। पौधों में लचीलापन, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो आसान सा क्वेश्चन है। ये कोलेनकाइमा ऊतक जो होता है वो पौधों में लचीलापन लाता है। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? तो उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है। नाक में होता है, हाँ जी होता है, कान में भी होता है, और
कंठ में भी होता है, यानी कि लैरिंग्स। लेकिन जो किडनी है दोस्तों, वो उसके अंदर उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता, और हमसे नहीं पूछा है तो वृक्क इसका यानी कि किडनी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? तो भोजन का संग्रहण होना चाहिए, और भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? तो पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा एक एक ऐसा ऊतक है या जाइलम के अंदर होता है जो कि भोजन का संग्रहण करता है, और यही कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 54, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो रिक्त स्थान का परिवहन करता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा क्या? जल, ऑक्सीजन, गैस या पोषक? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषक। देखिए, जाइलम और फ्लोएम दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं, आज इसको मिटा देते हैं। देखिए, जाइलम जो है, ये जाइलम क्या करता है? जाइलम का ज और ज से जड़, ये जड़ से पत्तियों को और तनों को पानी पहुंचाता है, यानी कि जल पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम जो है वो इसके विपरीत कार्य करता है। विपरीत का मतलब इसके अलावा जो बचा, यानी कि पोषक तत्व जो जितने भी होते हैं जल के अलावा, वो पत्तियों से या तनों से बाकी जितने भी कोशिकाओं होते हैं, जितने भी पादपों के भाग होते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम करता है। तो आशा करता हूं जाइलम और फ्लोएम में आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, डाउट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 55, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? वसा को संग्रहित करते हैं और ऐसे ऊतक को क्या कहा जाता है दोस्तों? वसा में ऊतक बोलेंगे, नाम से पता लग रहा है। विभाज्योतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है या होती है? उनमें क्या अनुपस्थित होता है विभाज्योतक ऊतक के अंदर? कोशिका भित्ति, हाँ जी होती है। रसधानी, रसधानी नहीं होती, यही अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 57, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? वो होता है एकाइनोडर्मेटा। अब जंतु विज्ञान आ रहा है, तो एकाइनोडर्मेटा। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन कौन से हैं बताना है आपको। मेंढक, लाल रक्त पाया जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, हाँ जी पाया जाता है। केचुआ जी लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। सर्प भी है और मोर भी है। ऑप्शन नंबर ई यह है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से एक एनेलिडा प्राणी है। एनेलिडा प्राणी क्या है बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं, नेरिस, जोंक, केचुआ या अर्चिन। अर्चिन जो है वो एक एनेलिडा प्राणी नहीं है। केचुआ भी है, नेरिस भी है और जोक भी है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो अर्चिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रिक्त स्थान बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, जनन होता है, और जनन खूब तरीके से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। यह है बहुविखंडन। तो बहुविखंडन किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। इसका निर्माण यानी कि प्लाज्मोडियम का निर्माण बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है ये। तो इसका राइट आंसर प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हाइड्रा। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो ये हाइड्रा जो है किसके द्वारा प्रजनन करता है, किस विधि से प्रजनन करता है, ये बताना है आपको। विखंडन द्वारा नहीं, बहुविखंडन द्वारा भी नहीं, और मुकुलन द्वारा
मुकुलन एक प्रजनन की विधि है और उसी के द्वारा हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 62, जंतुओं का कौन सा समूह है विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? टेक्नीशियन में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जंतुओं का कौन सा समूह ऐसा है विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? ऑप्शन पढ़ते हैं, मोलस्का, निमेटोडा, ऑर्थोपोडा या एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा जंतु विज्ञान का एक ऐसा समूह है या ऐसा वर्गीकृत समूह है विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? और अपन यहाँ पे करके भी आए हैं एनिलिडा समूह से। एनिलिडा से केचुआ संबंधित है। ऑर्थोपोडा गलत हो जाएगा, ऑर्थोपोडा गलत बता रहे हैं। स्तनधारी जानवरों का रिक्त स्थान होता है। स्तनधारी जानवर होते हैं उनका हृदय एक कक्षीय होता है, 4 कक्षीय होता है, 2 कक्षीय होता है या 3 कक्षीय हृदय होता है। कौन सा हृदय पाया जाता है बताइए? स्तनधारी जानवरों में 4 कक्षीय हृदय होता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 65, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल या जेलीफिश? अब ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं, कई बार तो सुने भी नहीं होते, लेकिन ये टेक्नीशियन में पूछा गया है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो आपको याद करके जाना होगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड है। क्वेश्चन नंबर 66, जलीय प्राणी जैसे कि मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप से करती है? अमोनिया। जो मनुष्य है वो तो यूरिया से करते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग यूरिया उत्सर्जित करते हैं, और लेकिन जो जितने भी पानी में रहते हैं जलीय प्राणी होती है जैसे कि मछलियाँ, क्रोकोडाइल, वो अमोनिया उत्सर्जित करती है अपने मलमूत्र से। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है? अब ऐसा कौन सा जीव समूह है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो प्रोटोजोआ और लाइकेन या जीवाणु और कवक? जीवाणु और कवक एक ऐसा समूह है, जीव समूह है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो अनोक्सी श्वसन के लिए इस चरण को पूरा करना है हमको। तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, उसका विघटन होता है, और उसका विघटन काय काय में होता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यानी कि CO2 और फिर ऊर्जा, लेकिन इसके साथ एक और बनता है, एक और उत्पाद बनता है, वो है एथेनॉल। याद रखना। अब याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। अनोक्सी यानी कि O2 की अनुपस्थिति के अंदर हमेशा एथेनॉल का निर्माण होगा, और एथेनॉल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए C2H5OH, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होगी। क्वेश्चन नंबर 69, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? तो पायरुवेट एक ऐसा उत्पाद होता है जो चाहे ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में कॉमन बनाता है पायरुवेट। पायरुवेट कब बनेगा ही बनेगा। और एथेनॉल जो है वो O2 की अनुपस्थिति में बनता है। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? अब ऑक्सी बोल रहा है यानी कि O2 होगा ही होगा, तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अनोक्सी विघटन यानी कि जिसमें O2 अनुपस्थित होता है, O2 नहीं होता है, फिर वो उसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक, दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? अलैंगिक प्रजनन बताना है। अलैंगिक प्रजनन यानी कि एक ही तरीके का लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 71, द्विविभाजन, विखंडन, ग्राफ्टिंग या मुकुलन? देखिए, द्विविभाजन हो, विघटन हो, विखंडन हो या मुकुलन हो, ये लैंगिक प्रजनन, ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। और हमसे अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं पूछा है
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 72, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक होती है? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसकी अगर उपस्थिति होती है तो वो जल प्रदूषण का सूचक बताता है? वो है ई कोलाई कोलीफॉर्म। ई कोलाई कोलीफॉर्म, ई कोलाई कोलीफॉर्म। 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा अपने आप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं और पढ़िए। यीस्ट यानी कि खमीर में किण्वन के दौरान, खीर में किण्वन हो जाता है, खमीर में किण्वन होता है, वो किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन पढ़िए। जल और कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, या ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप खुद ही बताएंगे इसका आंसर है। मैं एक कुछ चीज बताता हूँ। किण्वन के अंदर अनोक्सी शोषण होता है, यानी कि O2 का एब्सेंस होती है, और O2 का अगर एब्सेंस होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसका राइट आंसर क्या होगा, बताया है मैंने। अगर O2 नहीं होगा तो एथेनॉल निर्माण होगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जितनी भी किण्वन हो जाते हैं तो, लेकिन उसके साथ एथेनॉल का निर्माण भी होगा। क्वेश्चन नंबर 74, पादप जड़ कोशिकाओं यानी कि रूट सेल्स को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें कहां से वायु ग्रहण करती है? मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से, या कोशिका द्रव्य से, या रंध्रों से, या जल से? मृदा कण के जितने भी होते हैं, मृदा कण, उनके बीच वायु होती है, O2 होती है, वहां से ये वायु ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? निम्न में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी करके आए हैं, सही बता रहे हैं आप भी। ऑप्शन नंबर बी, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 76, 76वां, पढ़िए। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? ये पहले बता चुके हैं, कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रसधानी, और रिपीट हो रहे हैं तो अच्छा बात है, आपका रिवीजन हो रहा है। जनन कोशिकाएं जर्म सेल्स फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? पादप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर पुष्प से पंखुड़ी और वर्तिका, पुकेंसर और स्टिकेसर, बाह्य दल पुकेंसर, या परागकोश और बाह्य दल। जनन कोशिका होती है और फूल के अंदर प्रजनन अंग में मौजूद होती है। ऐसे अंग का नाम है पुकेसर और स्टिकेसर। यानी कि अगर पादप यानी कि पादप है पुकेसर तो, और एक हो जाएगा स्त्रीकेसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी होती? अब कई कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन बताना है किसकी नहीं बनी होती। जीवाणु, हाइड्रीला, आम्रक्स और कैक्टस। तो जितनी भी पादप कोशिका होती है उसकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जीवाणु इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ग्रुप डी में पूछा गया है और रेलवे जेई में 2 बार पूछा गया है। इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। रंगहीन लवक आपके ल्यूकोप्लास्टिड बोलते हैं। क्लोरोप्लास्टिड हरा और ल्यूकोप्लास्टिड रंगहीन होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके जड़ों में पाए जाते हैं। जितने ये पादप है उसके अंदर जड़ होती है, जड़ों में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं। 80वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? अब ये कुछ पादप हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? पादपों की वृद्धि करता है। जिब्रेलिन ये भी करता है। साइटोकाइनिन यह भी करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड ऐसा है जो कि पादपों की वृद्धि नहीं करता और पादपों से बल्कि पुष्प, फल ये गिराने का काम करता है, एब्सिसिक एसिड। लाइकेन प्लांट निम्नलिखित यानी कि रिक्त स्थान डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन प्लांट किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या अनावृत बीजी? इसका आंसर हो जाएगा थेलोफाइटा। थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है लाइकेन।
क्वेश्चन नंबर 82, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती किस समूह में आते हैं? अब ऐसे पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती, वो थेलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या थेलोफाइटा? तो एम्फीबियन पौधे एक उभयचरी होते हैं, यानी कि वो जल में भी पाए जाते हैं और बाहर स्थल में भी पाए जाते हैं। उनको काय में रखा गया है? वो रखे गए हैं ब्रायोफाइटा में। इसलिए पादप जगत का उभयचर किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव वो थे साइनोबैक्टीरिया। ओनली बैक्टीरिया नहीं आएगा, साइनोबैक्टीरिया आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, सेवाल सेवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा, आवृतबीजी जिसे एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, या ब्रायोफाइटा? तो सेवाल जो है थेलोफाइटा से संबंधित है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है? जैसे पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है, वैसे कवक की बताना है आपको। हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन या काइटिन? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काइटिन। काइटिन की बनी होती है। कैसे कवक, कैसे काइटिन। एग्जाम के सिलसिले से ऐसे याद कर सकते हैं। 87, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? मुकुलन की सहायता से बताया है पिछले क्वेश्चन के अंदर भी। 87 का राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट। यीस्ट में मुकुलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? पढ़ते हैं एक बार ऑप्शन। कारा, रिक्सिया, उल्बा या स्पाइरोगायरा? अब थेलोफाइटा पूछा है, और थेलोफाइटा के अंदर क्या होता है? थैले जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको थेलोफाइटा नाम दिया गया है। तो रिक्सिया जो है, रिक्सिया पादप जो है, वो थेलोफाइटा समूह के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो थेलोफाइटा के ही प्रकार है। 89वां क्वेश्चन, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे खालिस्तान रिक्तस्थान समूह से संबंधित है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। फेंड्रोगेम्स, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा? विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे वर्गीकृत का नाम है थेलोफाइटा। 90, एक पादप समूह है जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? एक पादप समूह है जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है, उसको क्या कहा जाता है? राइजोइड, कैप्सूल, थैलस या ब्रायोफाइटा? 90 का डी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर ना तो जड़ होता है, ना ही तने होते हैं, ना ही पत्तियां होती है, उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? क्लेडोफोरा, क्या क्लेडोफोरा थेलोफाइटा से संबंधित है? हाँ जी है। यूलोथ्रिक्स, ये भी थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है। कारा भी आता है। मार्सिलिया, मार्सिलिया थेलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती है? वेसल्स पाई जाती है, उसके अंदर जल संवाहक कोशिकाएं होती है। ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, कवक या एंजियोस्पर्म? इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर प्रमुख जल संवाहक कोशिका होती है जिसे वेसल्स कहता है। 93 क्वेश्चंस, परागण, परागण जो है वो किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो बात ये होती है दोस्तों, परागकण का वर्तिका तक पहुंचना
क्या कहा मैंने? परागकण का वर्तिका तक पहुंचना परागण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। परागण रिक्तस्थान समूह के पौधों की एक विशेषता है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की विशेषता है परागण। क्वेश्चन नंबर 94। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वे कौन क्या कहलाते हैं? अच्छी तरह से विभेदित होते हैं और अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं, और बीज बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? फेंड्रोगेम कहते हैं। अंग्रेजी का वर्ड है लेकिन याद रखना है, हिंदी में पूछ लेते हैं। फेंड्रोगेम जो है वो बीज बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95 वाला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? कौन सा हार्मोन वृद्धि रोकता है? पहले भी बता चुके हैं, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। पर एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो कि अम्ल में पाया जाता है, एसिड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, उसे क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्कॉर्बिक एसिड या ऑक्सिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? जैसे सूरजमुखी है, उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो कौन सा हार्मोन के कारण? ऑक्सिन के कारण, हार्मोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइलम, केला या गुलाब? बताना है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। देखो, ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइलम दोनों में अंतर है, याद रखना। ब्रायोफाइटा नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 98, और ये आरआरबी जेई में पूछा गया है 97 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप कौन सा है? पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप पता होना चाहिए, बताइए जिसको पता है। ग्लूकोज, हाँ जी ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं होगा। गैलेक्टोज, ये भी नहीं होगा। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी नहीं होगा। सुक्रोज, जिसका आंसर सुक्रोज है वो एकदम सही है। सुक्रोज पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है? गैस में होता है, वो गैसीय रूप में होता है, वो होता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन तो मिलेगी हमारे को। क्वेश्चन नंबर 100 और 100 तक पहुंच गए हैं तो दोस्तों अपनी पीठ एक बार थपथपाइए, आप एकदम नजदीक है सफलता के। पादपों में जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? पादपों के अंदर जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्प का उत्सर्जन होता है, और उसकी क्या भूमिका है ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ये पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, ये जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, या एक चूषण बल लगाता है, और या फिर ये एक पंपिंग बल लगाता है। अब जब बाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो विसरण की क्रिया बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विसरण यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति। क्या कहा मैंने? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और आप क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच गए हैं 200 क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार शायरी हो जाती है कि शून्य नहीं जीवन मेरा, हम भी रण में लड़े हैं, बिखर जाती है दुनिया जहां, वहां हम आज भी खड़े हैं, वहां हम आज भी खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचने के लिए आप सभी को बधाई, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 101 के तरफ बढ़ते हैं। पादप जड़ कोशिकाएं यानी कि रूट सेल्स को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी जड़ें को या ऐसे जड़ों को रिक्त स्थान से वायु ग्रहण करती है। मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जिनकी भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की
एग्ज़ाम से आगे उनको ये सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। और अगले 100 क्वेश्चंस 101 से लेके 200 तक मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, पार्ट सेकंड के नाम से, आप उसमें देख लेना। तो अभी तक हमारे टॉप 200 क्वेश्चंस के अंदर टॉप 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। यहाँ तक आप देखिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, उस पर देख लेना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, रेलवे के सभी अभ्यर्थी। क्योंकि आपको कमेंट में एक चीज़ और बतानी है कि जिन्होंने किस किस ने एएलपी का एग्ज़ाम भी दिया है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और जिन्होंने एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम दिया है, वो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे उनके लिए BSED यानी कि बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग के रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट की वीडियो भी लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।